बच्चों गुड मॉर्निंग। कल हम आप लोगों को परिमेय व्यंजक के बारे में बताए थे, उसकी शुरुआत बताए थे कि परिमेय व्यंजक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है, ज्ञात राशि अज्ञात राशि किसे कहते हैं, चर राशि और अचर राशि क्या है, बहुपद क्या है, इतनी सारी चीज़ें के बारे में कल हम लोग अध्ययन किए थे। उसके आगे आज बढ़ते हैं। परिमेय व्यंजक में परिभाषा को हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। परिमेय व्यंजक की परिभाषा कि जब हम कोई बहुपद को p बटे q के रूप में लिख सकें, जहां px बटे qx के रूप में लिख सकें, जहां qx शून्य के बराबर न हो। जहां qx शून्य के बराबर न हो उसे हम परिमेय व्यंजक कहते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज जो था कल इसके बारे में आपको बताए थे। अब आता है परिमेय व्यंजक को न्यूनतम पद में व्यक्त करना। परिमेय व्यंजक को न्यूनतम पद में व्यक्त करना। न्यूनतम पद का मतलब होता है कम से कम, छोटा से छोटा रूप। तो किसी परिमेय व्यंजक को हम कम से कम या छोटे से छोटे रूप में किस तरीके से व्यक्त करते हैं। तो जब बहुपद दो बहुपद है हमारे यहाँ पे, जब बहुपद px व qx का महत्तम समापवर्तक एक होता है, तो शेष बचा व्यंजक परिमेय व्यंजक का न्यूनतम रूप होता है। बिल्कुल सिंपल सा परिभाषा है कि जब बहुपद px और qx का महत्तम समापवर्तक एक होता है तो शेष बचा परिमेय व्यंजक का न्यूनतम रूप होता है। यहां पर देखो, जैसे उदाहरण के लिए हम ये लिखते हैं कि x धन 1 पूरे का वर्ग बटे x का वर्ग ऋण 1। ये हमारा एक परिमेय व्यंजक है। ऊपर वाला जो है ये px के रूप में है और जो नीचे वाला है वो किस रूप में है, qx के रूप में है। और ये जो qx है ये शून्य के बराबर नहीं है। अब हमको ये बोला गया है, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इसका न्यूनतम रूप अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। हम ये बोल रहे हैं कि इस परिमेय व्यंजक का जब महत्तम समापवर्तक एक होता है, और महत्तम समापवर्तक में क्या होगा, हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, दोनों में जो कॉमन गुणनखंड होंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे, अंश और हर के वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो जो शेष बचेगा वही उसका न्यूनतम रूप होगा, छोटा सा छोटा रूप। इसको छोटे माने एक सामान्य पूर्णांकों की भाषा में हम इस तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे 15 बटे 45 कोई भिन्न के रूप में है। इस परिमेय व्यंजक को समझने से पहले यदि हम इस अंक के रूप में समझे, ये भिन्न के रूप में है 15 बटे 45, जहां 15 अंश में है और 45 हर में है। अब यहां पर आप देखते हो कि यह 15 भी 5 से भाग चला जाएगा और 45 भी 5 से भाग चला जाएगा। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 गुणित 5 और 3 गुणित 3 गुणित
5। अब ये इसमें अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है अंश और हर में, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 ये दोनों कट गए। यहाँ पर भी 3 है तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 ये कट गए। तो छोटी सी छोटी राशि जो बची, छोटी सी छोटी राशि, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 है, नीचे कुछ, यहाँ पर क्या बच गया 3। तो हम क्या बोले यहाँ पर कि इस 15/45 का जो न्यूनतम रूप है वो क्या है 1/3। ठीक उसी तरीके से हमारा परिमेय व्यंजकों में भी होता है। यह सूत्र के रूप में है x धन 1 पूरे का वर्ग, और किसी भी संख्या का वर्ग का मतलब होता है उस संख्या का उसी संख्या से 2 बार गुणा। वर्ग दिया हुआ है, 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 बार गुणा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं x धन 1 और x धन 1। नीचे वाला हिस्सा x का वर्ग ऋण 1 है। x का वर्ग ऋण 1 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग, क्योंकि हम 1 लिखे या 1 का वर्ग लिखे, 1 का गुणा हम 1 से करते हैं तो भी इसके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। तो इसलिए हम इसको x का वर्ग ऋण 1 का वर्ग कर दिए। अब ये हमारे एक बीजगणित के सूत्र के रूप में आ गया, वह सूत्र जिसको आप लोग 7th, 8th और 9th तीनों कक्षाओं में पढ़े हैं। तब भी जानकारी के लिए मैं यहाँ पर आप लिख देता हूँ a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a ऋण b और a धन b। यह बीजगणित का सूत्र आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। यहाँ पर a जो है वो x है और b जो है वो 1 है। उस सूत्र के आधार पर इसको भी हम 2 भाग में बांट लेते हैं, तो हमको वो क्या मिल जाता है x धन 1 ऊपर का अंश का और x धन 1 और x ऋण 1 हर का। अब यहाँ पर देखो जो दोनों में है, ऊपर भी x धन 1 है, हर में भी x धन 1 है, अंश में भी x धन 1 है और हर में भी x धन 1 है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और जो बचे वह उसका महत्तम समापवर्तक के रूप में है, छोटा सा छोटा रूप। तो इसका आंसर आ गया हमारा x धन 1 और x ऋण 1। तो इसका यह छोटा रूप हुआ। छोटा रूप मीन्स न्यूनतम रूप। एक छोटा सा उदाहरण बताए थे। कहने का मतलब यह है कि किसी परिमेय व्यंजक का यदि हमको न्यूनतम रूप ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम हम उस परिमेय व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करते हैं और गुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात ये देखते हैं कि उसमें समान गुणनखंड अंश और हर में कौन से हैं, और अंश और हर में जो समान गुणनखंड रहते हैं उसको आपस में कैंसिल कर देते हैं, जो शेष बचता है हमारा आंसर। ठीक है। इसके बाद आता है हमारे इससे संबंधित कुछ और प्रश्न जो अब हम हल करके देखेंगे। प्रश्नावली से संबंधित मिटा दें। हमारी बुक में जो प्रश्नावली 1.1 है वो परिमेय व्यंजक से ही संबंधित प्रश्न है। परिमेय व्यंजकों को सरलतम पदों में या उसके न्यूनतम रूप में लिखिए। इसका चलिए हम सबसे पहला ही क्वेश्चन उठाते हैं जो दिया हुआ है हमारा x स्क्वायर ऋण 8x धन 16 बटे x स्क्वायर ऋण 16। अब ये हमारा प्रश्न दिया हुआ है, हम इसका हल ज्ञात करते हैं।
एक्स स्क्वायर ऋण 8x धन 16 बटे एक्स स्क्वायर ऋण 16। हमेशा हमको एक चीज ध्यान रखना है जो बहुत छोटी सी बात है, और वो ये कि जब कभी भी हम बराबर का चिन्ह लगाएं तो वो बराबर का चिन्ह बटे के ठीक सामने में ही हो। हमको यहां पर बराबर का चिन्ह, ऊपर भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है, ना नीचे भी बराबर का चिन्ह नहीं लगाना है। बराबर का चिन्ह ठीक बटे के चिन्ह के सामने की ओर होना चाहिए। अब ये वर्ग समीकरण के रूप में दिया हुआ है, बहुपद या बोल सकते हैं बहुपद के रूप में दिया हुआ है, जिसका गुणनखंड ज्ञात करना, 3 पदों का गुणनखंड ज्ञात करना आपने 9th कक्षा में पढ़ा है। और 9th कक्षा में जो पढ़े थे उसमें ये बताया गया था मध्य पदों को 2 भागों में बांटने की विधि। जब हम 3 भाग को 2 भागों में बांट दें, बीच के भाग को 2 भागों में बांट देंगे तो कुल 4 भाग हो जाएंगे। 4 भाग से 2-2 की जोड़ी निकाल लेंगे और उसके बाद हमारा गुणनखंड निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए पहला और आखिरी का हम गुणा कर देते हैं, तो 16 और इस एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो 16 हो गया। अब उस 16 को हमको 2 भागों में इस तरीके से बांटना है कि उन दोनों का गुणा तो 16 के बराबर हो, लेकिन उन दोनों का योग जो है ऋण 8x के बराबर हो। एक उदाहरण देखते, जब हम इसका गुणा किए तो ये क्या आ गया 16x स्क्वायर। अब हम इसको बांट के देखते हैं। जैसे x को जब हम बांटेंगे तो ये तो x और x हो जाएगा। 16 को किससे बांट सकते हैं? 16 और 1 में, तो 16 एकम 16। लेकिन 16 और 1 को जोड़ते हैं तो 17 होता है, 16 में से 1 को घटाते हैं तो 15 होता है। मतलब ये वाला तो हमारा काम नहीं करेगा। दूसरी स्थिति में आते हैं, हम यहाँ 8x लिख देते हैं तो यहाँ 2x लिखेंगे। अब 8 दूनी 16x स्क्वायर हो गया, 8 और 2 10, और 8 में से 2 घटाए तो 6, तो भी हमारा ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा। तीसरा स्थिति देखते हैं, 4x और 4x किए। अब 4x और 4x का गुणा किए तो 16x स्क्वायर आ गया। 4x और 4x को जोड़ दिए तो 4 और 4 8x आ गया। 8x तो बीच में है वहां पर, लेकिन वहां पर ऋण का चिन्ह है, वहां पर ऋण का चिन्ह है। यदि हम 1 में ऋण का चिन्ह लगाते हैं, ऋण 4x और धन 4x को जोड़ेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो भी हमारा काम नहीं करेगा। ऋण 4x का जब धन से गुणा करेंगे तो ऋण 16 आएगा, वो भी हमारा प्रश्न में नहीं है। प्रश्न में हमारा क्या है? धन 16x स्क्वायर। तो हम यहां पर दोनों में अब ऋण का चिन्ह लगा दिए तो क्या पाते हैं? देखो, ऋण और ऋण का गुणा होगा धन, और 4x और 4x का गुणा हो जाएगा तो 16x स्क्वायर। और जब ऋण 4x और ऋण 4x दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा? ऋण 8x। यही दोनों चीज हमारा इस पास दिया हुआ है। इतना लंबा बताने का आशय हमारा ये था, इतना लंबा बताने का आशय ये था कि एक सवाल से ही आपको गुणनखंड किस तरीके से ज्ञात करते हैं ये आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो मध्य में ऋण 8x है, इसको हम 2 भागों में लिखेंगे तो वो हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 4x धन 16 पूरा का बटे एक्स स्क्वायर ऋण 4 का वर्ग। यह ऋण 4 का वर्ग परिभाषा बताते समय किस तरीके से 1 का वर्ग जिस तरीके से लिखे थे, एक उदाहरण बताए थे, उस उदाहरण के अनुसार ही यह ऋण 16 जो है वह 4 के वर्ग के रूप में लिखा गया। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? 2-2 की जोड़ी बनाते हैं। जब 2-2 की जोड़ी बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर ऋण 4x ये एक जोड़ी हो गया, और यहां से ऋण का मन निकाल दिए। जब हम यहां से ऋण का मन निकाले तो यहां पर भी क्या बच गया? 4x ऋण 16, क्योंकि यह ऋण और ये ऋण दोनों ऋण का जब गुणा होगा तो हमको क्या प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा, बटे एक्स स्क्वायर
ऋण 4 को हम x ऋण 4 x धन 4 और x ऋण 4 लिख सकते हैं। किसकी सहायता से? सूत्र a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर बराबर a धन b और a ऋण b। इस सूत्र के आधार पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखने के बाद में अब यहां पर देखो कि हम जब दो दो का जोड़ी बनाए तो जोड़ी बनाने के बाद में यह भी पूरा उभयनिष्ठ इसमें से नहीं निकला है। इससे हम और कुछ भी उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। यहां भी x है और यहां भी x है, दोनों से हम x को बाहर निकाल लिए तो यहां बच गया x ऋण 4 और इधर 4 बाहर निकाल लिए हम, क्योंकि ये 4 के पहाड़ा में आता है। 4 बाहर निकाल लिए तो यहां पे भी बच गया x ऋण 4 पूरा का बटे x धन 4 और x ऋण 4। अब ऊपर वाले में देखो, यहां भी पहले भाग में भी x ऋण 4 है, दूसरे भाग में भी x ऋण 4 है। इन दोनों x ऋण 4 को फिर से हम बाहर निकाल लेते हैं, x ऋण 4। तो यहां से जब हम x ऋण 4 निकाले तो पहले हिस्से से x बचा, दूसरे हिस्से से ऋण 4 बचा और नीचे का x धन 4 और x ऋण 4। इस तरीके से आप क्या पाते हो कि जो x स्क्वायर ऋण 8x धन 16 है, यह हमारे गुणनखंड के रूप में, दो गुणनखंड के रूप में x ऋण 4 और x ऋण 4 के रूप में प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद में यह, चूंकि हमको इसका न्यूनतम पद निकालना है तो x ऋण 4 और x ऋण 4 कट गए। वो x ऋण 4 और x ऋण 4 कट गए तो शेष बचे x ऋण 4 बटे x धन 4। यही इसका न्यूनतम रूप होगा और यही इसका आंसर होगा। ठीक है। इसी प्रश्न को गणित में कोई भी प्रश्न जरूरी नहीं है कि जो सर बताए हैं या जो हम बता रहे हैं उस तरीके से उसको हल किया जाए, दूसरे तरीके से भी इसको हल किया जा सकता है। अब हम एक बार इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से एक बार और हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों ने लिख लिया? अब देखो प्रश्न वही है, इसको और किस तरीके से अब हम हल कर सकते हैं। ये x का वर्ग ऋण 2, ये x, यहां पर ऋण 8x है, यहां पर हम 2 लिखे तो 2 में 8 लाने के लिए कितना से गुणा करेंगे? 4 से, तो ये 4 आ गया धन, ये हो गया 4 का वर्ग, ये x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग। नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारा दिख रहा है ये किस सूत्र के रूप में है? देखो, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग, जिस सूत्र को आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो a के जगह में x है, b के जगह में 4 है, तो ये a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग। हम इसको क्या लिख सकते हैं अब? x ऋण 4 पूरे का वर्ग बटे x धन 4 और x ऋण 4। ये x धन 4 और x ऋण 4 है, यह हमारा सूत्र a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर a धन b और a ऋण b। सूत्र उसी का उपयोग हुआ है, इस कारण मैंने उसको मिटाया नहीं था। अब इसको फिर 2 भागों में हम इसको बांट लेंगे। x ऋण 4 पूरा का बटे x धन 4 और x ऋण 4। यह x ऋण 4 कट गया, x ऋण 4 बटे x धन 4, ये परिमेय व्यंजक का न्यूनतम रूप। इस तरीके से आपने देखा कि तरीका कुछ भी हो,
किसी भी तरीके से हम प्रश्नों को हल करें, प्रत्येक स्थिति में, पहले स्थिति में भी यही आंसर आया था x ऋण 4 बटे x धन 4, दूसरे स्थिति में भी हमारा वही आंसर प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। लिख लिए इसको आप लोग। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। x ऋण 1 x धन 1 x स्क्वायर ऋण 3x धन 2। अब ये पहले प्रश्न के ही समान है, लेकिन उससे थोड़ा सा बड़ा है। यह भी हमारा परिमेय व्यंजक है। इस परिमेय व्यंजक में आप देख रहे हो कि 3 गुणनखंड है। पहला x ऋण 1, दूसरा x धन 1, तीसरा x स्क्वायर ऋण 9x धन 14 बटे x धन 7 x स्क्वायर ऋण 3x धन 2। अब यदि यह कटता नहीं है तो हमको इसको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हमारा इसको हल करने में प्रयास ये होना चाहिए कि जो बड़े वाले पद हैं उसका हम गुणनखंड निकालें। गुणनखंड निकालने के बाद देखें कि क्या मिलता है, कुछ कटते हैं कि नहीं कटते हैं। यदि नहीं कटेगा तो जो बचेगा वो आंसर, कट गया तो भी जो बचेगा वो आंसर। अब इसके हल करते हैं हम। x ऋण 1 x धन 1। पहले वाले प्रश्न में जिस तरीके से मध्य पदों को 2 भागों में बांटने की विधि से हम हल किए थे, ठीक इसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। अंतर इतना है कि पहले वाले सवालों में जब हम आपको उदाहरण सहित बताए थे तो किनारे में लिख करके पूरा कंप्लीट बताए थे कि किस तरीके से उसको हम बांटेंगे। वही चीजों की पुनरावृत्ति अब हम लिखित में नहीं करके मौखिक करेंगे। ठीक है, यहां पर देखते हैं ये x स्क्वायर है ऋण 9x और ये 14। 7 का जब हम 2 से गुणा करते हैं तो कितना मिलता है, 7 दूनी 14। और 7 में जब हम 2 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, 9। ऋण 7 और ऋण 2 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ऋण 9। यहां पर बीच में हमारा ऋण 9 है। जो चीज हम लिख के किए थे और मौखिक किए तो मौखिक करने से वही चीजें हमारी जल्दी हो जाती है। और गणित में समय का बहुत अधिक महत्व रहता है। कोई भी कार्य आप जितना जल्दी करोगे तभी आप परीक्षाओं में बाकी प्रश्नों को हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं ये x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 2x धन 14, ये ऊपर का हो गया अंश का। और हर के स्थिति में ये x ऋण 7। अब यहां पर भी देखो इन दोनों का गुणा करते हैं तो 2x स्क्वायर, यहां पर 3 है तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 आएगा। 2 में ऋण 1 को जोड़ देंगे तो ऋण 3 आएगा। तो वही स्थिति यहां पर भी हो जाएगा, x स्क्वायर ऋण x ऋण 2x और धन 2। हम बोले 1 का गुणा करेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे बोले, और हमने यहां पर 1 को नहीं लिखे, दिख रहा है ना। तो यहां पर क्या होता है, किसी भी चर राशि में हम 1 का गुणा करें, लिखें या ना लिखें, उसके मानों में कोई अंतर नहीं आता है। 1 गुणित x करेंगे तो भी x आएगा, तो खाली x को इस कारण यहां पर लिख दिया जाता है। अब इसके बाद ये x ऋण 1, ये x धन 1
पहले स्थिति से हम x कॉमन निकाल दिए तो x ऋण 7 बच गया, इन दोनों का जोड़ी बनाए और x को बाहर निकाल दिए। यहां से हम ऋण 2 बाहर निकाल दिए तो यहां पर भी x ऋण 7 आ गया, ये ऊपर वाला का हो गया। नीचे x ऋण 7, यहां से हम x कॉमन निकाले तो x ऋण 1 आ गया, यहां से ऋण 2 कॉमन निकाले तो यहां पर भी x ऋण 1 आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं x माइनस 1, x प्लस 1, यहां से हम x माइनस 7 को फिर से कॉमन निकाल लेते हैं तो इधर x माइनस 2 बच गया, x माइनस 7, यहां से हम x माइनस 1 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो x माइनस 2 इधर भी बच गए। इस तरीके से हम ये देखें कि शुरू में जो हमारे बहुत बड़े बड़े पद थे वो छोटे छोटे गुणनखंडों के रूप में परिवर्तित हो गए। x माइनस 1, x प्लस 1 जो प्रश्न में था इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और x स्क्वायर ऋण 9x धन 14 वह क्या में परिवर्तित हो गया, x ऋण 7 और x ऋण 2 में। ठीक उसी तरीके से नीचे में x ऋण 7 है वह वैसा ही रहा, और x स्क्वायर ऋण 3x धन 2 वो क्या में परिवर्तित हो गया, x ऋण 1 और x ऋण 2। अब हम इन दोनों और अंश और हर में देखते हैं तो यहाँ देखो अंश में x ऋण 1 है और इधर हर में भी x ऋण 1 है, दोनों ऊपर नीचे के कैंसिल हो गए। ठीक उसी तरीके से x ऋण 7 अंश में है, x ऋण 7 हर में है, ये दोनों कैंसिल हो गए, और x ऋण 2 अंश में है, x ऋण 2 हर में है, ये भी कैंसिल हो गए। क्या बचा, x प्लस 1 और नीचे कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब 0 नहीं होगा, कुछ नहीं का मतलब 1 होगा। तो इस तरीके से x धन 1 बटे 1 या x धन 1, हम नीचे का 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, x धन 1 हमारा इसका न्यूनतम रूप होगा। इसके बाकी जो सवाल हैं प्रश्नावली के, यह बाकी सवाल भी ठीक इसी तरीके से बनेंगे। वो बाकी सवाल हम आपके होमवर्क के लिए छोड़ते हैं और इस होमवर्क को आप बिल्कुल कल करके लाओगे। क्योंकि हमारे पास अभी समय है और इस प्रश्नावली के सवाल को, बाकी सवाल को आपको कल करके लाना है। उसके बाद हम इससे संबंधित कुछ और चीजें बताते हैं। ये तो हुआ था हमारा परिमेय व्यंजकों का न्यूनतम रूप कि छोटे रूप में हम किस तरीके से लिखते हैं। अब आता है यदि हमारे पास 2 परिमेय व्यंजक हैं तो उन परिमेय व्यंजकों को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, उनका गुणा कैसे करते हैं और उनका भाग कैसे देखते हैं। तो चलिए ये प्रश्न को लिख लिया आप लोग, आगे देखते हैं। इसके बाद परिमेय व्यंजकों का योग। परिमेय व्यंजकों का योग करने के लिए आपका ब्लैक बोर्ड अच्छे से साफ नहीं हो रहा है तो हो सकता है आपको इसमें अक्षर धुंधला दिखे। कोशिश करिएगा कि आप उसको ठीक से समझ करके लिखेंगे। अब इस परिमेय व्यंजकों का हम योग किस तरीके से ज्ञात करते हैं। परिमेय व्यंजकों के योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 स्थितियां होती है। चलिए सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि 2
परिमेय व्यंजक px बटे qx व rx बटे sx है। अब यहां पर हमारे पास दो स्थितियां आती है। पहली स्थिति जब हर समान हो, पहली स्थिति जब दो परिमेय व्यंजकों के जब हर समान हो। हर समान होने की स्थिति में क्या होगा, px बटे qx और दूसरा परिमेय व्यंजक हो गया rx बटे qx। यहां पर आप देखो दूसरे परिमेय व्यंजक का भी हर qx है और पहले परिमेय व्यंजक का भी हर qx है। तो जब दोनों परिमेय व्यंजकों का हर समान होता है तो हम इसका लघुत्तम निकालते हैं, वह qx ही आ जाता है और ये px धन rx हो जाता है। कोई परिवर्तन नहीं होता इसमें और दोनों को समान घात वाली राशियां जुड़ जाती है और समान घात वाली राशियां जुड़ने के बाद में जो बचता है हम उसको शेष लिख देते हैं। दूसरी स्थिति हमारी आती है कि जब हर असमान हो। असमान का मतलब जब हर भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। उस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, देखो यह px बटे qx धन rx बटे sx। यहां पर दोनों परिमेय व्यंजकों में इसके जो हर हैं वो अलग अलग हैं। यहां पर qx है और दूसरे वाले में sx है। तो qx और sx इन दोनों का हम लघुत्तम निकालते हैं और लघुत्तम निकालेंगे तो उसके गुणा के ही रूप में आ गया वो qx और sx। अब मान ज्ञात करने के लिए इस px में इस sx का गुणा हो जाएगा। भिन्न में जिस तरीके से गुणा होता है तो ये px गुणित sx और दूसरे तरफ rx गुणित qx। यह हो गया हमारा परिमेय व्यंजकों का योग। ठीक है, इससे संबंधित जो उदाहरण है हम अभी आपको बताएंगे, आप इसको लिख लिए। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं कि परिमेय व्यंजकों का हम अंतर घटाना किस तरीके से ज्ञात करते हैं। जोड़ और घटाने में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। हम इसी को परिमेय व्यंजकों का जो योग है इसी को घटाने में परिवर्तित कर देते हैं। आप लोग इसको लिख लिए। अब घटाने के लिए जो जो चीज को बदलना पड़ेगा हम सिर्फ उसी को मिटा रहे हैं और बाकी को नहीं मिटाएंगे। यहां पर देखो परिमेय व्यंजकों का योग के जगह ये दूसरा आ गया हमारा परिमेय व्यंजकों का अंतर। माना कि दो परिमेय व्यंजक px बटे qx व rx बटे sx है। यहां पर भी हमारी दो ही स्थिति होगी, जब हर समान हो। जब हर समान हो तो चूंकि घटाना है तो धन के जगह में हम काहे का चिन्ह लगा दिए, ऋण का चिन्ह लगा दिए। धन के जगह में ऋण का चिन्ह लगा दिए। दोनों का qx का लघुत्तम qx आया, चूंकि यहाँ पे ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर भी ऋण का चिन्ह आ जाएगा, बाकी सब वैसा ही रहेगा। तो परिमेय व्यंजकों के अंतर में जब हर समान होता है तो पहला बहुपद px में से दूसरा बहुपद rx को घटा देते हैं, जो शेष बचता है वही हमारा उसका आंसर होता है। अब दूसरी स्थिति आती है कि जब हर असमान हो। जब हर असमान होता है तो px बटे qx, अब चूंकि घटाना है तो इस धन के जगह क्या लग जाएगा, ऋण का चिन्ह लग जाएगा, rx बटे sx। दोनों का हर अलग अलग है, यहां पर qx है और इधर sx है। qx और sx का लघुत्तम निकालेंगे तो qx गुणित sx आएगा और लघुत्तम निकालने के बाद इस px का गुणा sx से हुआ तो ये px गुणित sx और यहां पर भी धन चिन्ह के स्थान पर काहे का चिन्ह आ जाएगा, ऋण का चिन्ह आ जाएगा और qx गुणित rx या rx गुणित qx। गुणा जो है
वो क्रम विनिमय नियमों का पालन करता है। हम 2 गुणित 3 बोले या 3 गुणित 2 बोले, उनके मानों में कोई अंतर नहीं आता। और इस तरीके से इन दोनों का गुणा करने के बाद जो बहुपद प्राप्त होंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, जो शेष बचेगा वह हमारा आंसर होगा। तो ये तो हो गया परिमेय व्यंजकों का अंतर। तीसरा स्थिति आता है परिमेय व्यंजकों का गुणन। जब हम परिमेय व्यंजकों का गुणन ज्ञात करते हैं, उस समय हम क्या देखते हैं, यह दूसरा है। गुणा किए तो हम गुणन को उसके गुणनफल के रूप में लिखते हैं और गुणनफल बराबर px बटे qx गुणित दूसरा परिमेय व्यंजक है rx बटे sx। जब इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो अंश और अंश का गुणा होता है, हर और हर का गुणा होता है। चाहे हम कितने ही परिमेय व्यंजक का गुणा करें, सिर्फ 2 बोल करके नहीं है। यदि यहाँ 5 भी लिखा होगा, 5 परिमेय व्यंजक अलग अलग लिखे होंगे, तो सभी के अंशों का गुणा होगा और सभी के हरों का गुणा होगा। मतलब ये px का गुणा हो जाएगा rx के साथ और qx का गुणा हो जाएगा sx के साथ। गुणा करने के उपरांत जो बचेगा, यदि कुछ कट गए तो काट देंगे, जो शेष बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यह हो गया परिमेय व्यंजकों का गुणा। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारा परिमेय व्यंजकों का भाग। मिटा दे इसको। अब ये भाग हो गया। भाग देने के जो उपरांत बचता है, शेष बचता है, उसको हम भागफल बोलते हैं और जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो किसी भी संख्या का, जब एक संख्या को हम किसी दूसरे संख्या से भाग देते हैं, जैसे एक छोटा सा अंकों से यदि कोई चीज आपको बताएं तो वो ज्यादा जल्दी से समझ में आता है। यदि हम 16 है, इसको हम 16 को हम 2 से भाग दे रहे हैं। इस 16 को 2 से भाग दे रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, 16 बटे 2 लिख रहे हैं, 16 बटे 2 लिख रहे हैं। और इस 16 बटे 2 का मतलब क्या होता है कि उस 16 को हम 1 बटे 2 से गुणा कर रहे हैं। ये नीचे में बटे है, हम दोनों को अलग अलग कर दिए। 16 बटे 2 का मतलब क्या हुआ, 16 को हम किससे गुणा कर रहे हैं, 1 बटे 2 से। या दूसरी शब्दों में हम इसको बोल सकते हैं, जिससे हम भाग देते हैं उसके उल्टा से गुणा करते हैं। आपको बोलचाल की भाषा में समझना है तो हम इस 16 को किससे भाग दे रहे हैं, 16 को किससे भाग दे रहे हैं, 2 से भाग दे रहे हैं। मतलब 16 बटे 2, या 16 का गुणा किससे कर रहा है, 1 बटे 2 से। जिससे भाग देते हैं उसके उल्टा से गुणा करते हैं। परिमेय व्यंजकों में भी उसी तरीके से होता है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, मैं ये बोला ना, जिससे भाग देते हैं उसके उल्टा से गुणा कर देते हैं। 1 बटे माने जैसे 2 है तो वो 1 बटे 2 हो गया। छोटा सा एक उदाहरण यदि मैं लूं कि यदि इस 16 को मेरे को भाग देना है 2 बटे 4 से, थोड़ी देर के लिए 16 को किससे भाग देना है, 2 बटे 4 से। इसका मतलब क्या होगा कि मैं 16 को किससे गुणा करूंगा, 16 को किससे गुणा करूंगा, यहां पर 2 से मैं भाग दिया, गुणा किससे किया, 1 बटे 2 से। 1 बटे 2 क्या है, 2 का उल्टा।
वही चीज बोला ना, उसके उल्टा से गुणा करते हैं। अब मैं 16 को 2/4 से भाग दे रहा हूं, तो किससे गुणा करूंगा? 4/2 से। 2/4 का उल्टा 4/2, 4/2। ये अंकों के माध्यम से बताने का औचित्य ये था कि यदि दोनों हमारे सही बटे रूप में हो तो पहले भाग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दूसरे भाग को उल्टा कर देना है। बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। 16 गुणित ये 2/4 है, तो वो क्या में बदल गया? 4/2। अब यहां से हम आते हैं सीधा परिमेय व्यंजक में। अब परिमेय व्यंजक में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं px/qx, भाग को क्या में बदल दिया? गुणा में। ये भाग का चिन्ह था, इसको क्या में बदला था मैं? गुणा में। गुणा में बदल के पलट दिया था। यहां पर क्या हो जाएगा? ये sx/rx। sx, rx, px, qx का मान कुछ भी हो सकता है, ये एक प्रतीक के रूप में है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? px गुणित sx, अब अंश का गुणा हो गया, qx और rx, ये हर और हर का गुणा हो गया। तो इस तरीके से परिमेय व्यंजकों का भाग ज्ञात किया जाता है। गुणा और भाग के बाद एक चीज और आता है हमारा, वो है परिमेय व्यंजकों का योज्य प्रतिलोम। लिख लिए? ठीक। परिमेय व्यंजकों का योज्य प्रतिलोम। परिमेय व्यंजक का योज्य प्रतिलोम का मतलब कि किसी परिमेय व्यंजक में, किसी परिमेय व्यंजकों को, जैसे px/qx को ऋण 1 से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह परिमेय व्यंजक का योज्य प्रतिलोम कहलाता, योज्य प्रतिलोम कहलाता है। जैसे px/qx गुणित ऋण 1 बराबर ऋण px/qx, या x/2/x-5 गुणित ऋण 1, तो ये हो जाएगा ऋण x/2/x-5। तो x/2/x-5 का जो योज्य प्रतिलोम होगा वो क्या होगा? ऋण x/2/x-5। या दूसरे शब्दों में इसको हम ये बोल सकते हैं कि किसी परिमेय व्यंजक में क्या जोड़े या क्या घटाएं कि योगफल 0 प्राप्त हो। तो जो जोड़ते हैं या जो घटाते हैं वह भी दिए हुए परिमेय व्यंजकों का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ठीक है। इस योज्य प्रतिलोम के बाद में आते हैं इसका प्रश्नावली। इस प्रश्नावली के बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। आप लोग जितने चीज आपको आज बताया गया है इसके भली भांति से अध्ययन करके आना, और उसके बाद फिर हम इनके सवालों को कल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।